जी गौरव जी। गौरव जी, इसमें कई जगह मैंने ये भी सुना है कि कुछ लोग जैसे अपने पैसों को जैसे कि कुछ स्कीम में डाल देते हैं, बीसी या किसी हाँ व्यक्ति से उधार ले लेते हैं, या इंटरेस्ट उनको जी। ज्यादा लगता है, तो ये क्या करना चाहिए इन बारे में? वो हाँ हाँ, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक एक जैसे कई अनऑर्गेनाइज्ड जो लेंडर्स होते हैं, वहाँ पे ये अनसेफ भी होता है, और आप अननेसेसरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करते हैं। और आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी आ गई हैं जहाँ पे कि आप जो है आप 1 मिनट के अंदर, एक विद इन फ्यू सेकेंड्स आप लोन्स आपको डिसबर्स हो जाता है, आपके अकाउंट में आ जाता है। तो ऐसी भी कोई फैसिलिटीज़ हैं जो छोटी छोटी एनबीएफसीज हैं जो नए नए इस तरह के लोन्स दे रही हैं। तो ये आपको नेट पर इसकी जानकारी मिल जाएगी, आप इस तरह की कंपनी से भी लोन ले सकते हैं। बट जी प्राइवेट फाइनेंसर्स से लोन लेने से बचे, क्योंकि वो एक तरह से एक ट्रैप की तरह हो सकता है। तो वो कभी नहीं करना चाहिए। और ये जो बाकी जो पैसा जमा करने की बात आपने जो कही, जो जो दूसरी जो स्कीम्स है, अनऑर्गेनाइज स्कीम्स होती है, जी जैसे बीसीओ हो गया, या फिर तो कई जगह पे वो आप क्लोज ग्रुप में करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आमतौर पे चिट फंड का जो ये दायरा होता है बहुत बड़ा होता है, और इसमें आप के फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कई बार। तो ये अनऑर्गेनाइज अनरेगुलेटेड एरिया है। तो आपको इन्वेस्टमेंट भी अगर करना है तो आपको ऐसी जगह पे करना चाहिए जो रेगुलेटेड हो। जैसे अगर आज आप बैंक में कोई एफडी करते हैं तो वो आरबीआई उसको रेगुलेट करता है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सेबी उसको रेगुलेट करता है। स्टॉक मार्केट में अगर आप करते हैं तो, या म्यूचुअल फंड में करते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में करते हैं, तो सेबी उसका रेगुलेटर होता है। तो देर आर रेगुलर, इंश्योरेंस में आईआरडीए रेगुलेटर होता है। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी जहां पर है वहां पे आपके इन्वेस्टमेंट सेफ होते हैं। तो इस तरह की स्कीम्स में आपको, कई बार हम लोग सोचते हैं कि इस तरह की सिचुएशन आ गई है तो हम जितना पैसा ज्यादा कमा सकते हैं कमा लेते हैं अपने पैसे पे, तो जो स्कीम हमें ज्यादा इंटरेस्ट देती है उसमें दे। बट आप ये जरूर देखिए कि वो स्कीम अगर किसी ना किसी बॉडी के थ्रू रेगुलेटेड है या नहीं है। अगर अनरेगुलेटेड है तो हाई इंटरेस्ट रेट भी छोड़ दीजिए आप। जी। गौरव जी, अगला मेरा क्वेश्चन, क्योंकि हमने काफी बातें की इंश्योरेंस और जी जी किसी के पास में जो पॉलिसी है एक्सेट्रा है, उनको लोन के बारे में बातें कर ली। अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिसका कोई बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, या तो कोई हाँ कृषि की तरफ से आता है, कोई किसान जी है, जी जी उन हाँ लोगों को अगर किसी व्यवसाय को शुरू करना है या बिजनेस को बढ़ाना हो, तो किस तरह की सुविधाएं उनको मिल सकती हैं? जी। बेसिकली मैं मतलब इवन इवन फॉर बिजनेस पीपल और फार्मर्स, मैं ये पॉइंट हमेशा आप, कोई भी हो, मतलब किसी भी तरह का अगर बिजनेस भी है या इंडिविजुअल भी है, हमेशा लोन का चुनाव जो है वो इंटरेस्ट रेट पे करना चाहिए। ये बहुत बेसिक चीज़ है। और जिसमें जैसे अब कोई किसान है तो कई बार किसान लोग भी जो है प्राइवेट फाइनेंसर्स के पास में जाकर के लोन लेते हैं, या कहीं जमीन गिरवी रख देते हैं या ये सब। लेकिन आजकल हर किसी की बैंकिंग हिस्ट्री हो गई है, जब से जनधन योजना लागू करी, तो उसमें बहुत सारे लोगों की बैंकिंग हिस्ट्री क्रिएट हो गई। राइट, जिस व्यक्ति का इनकम कैश में होता था, उसके खर्चे कैश में होते थे, अब वो गरीब आदमी भी बैंक में अकाउंट खोल खोल चुका है, 4-5 साल की बैंकिंग की हिस्ट्री हो गई है। तो उसके पास एक रिकॉर्ड हो गया है। तो आजकल लोन जो है, लोन देने वाली कंपनीज भी काफी सारी हैं। तो आपको पहले ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जाकर के लोन की तलाश करना चाहिए, और कम इंटरेस्ट रेट। और जहां तक हो सके, अगर आपके पास कोई कोलैटरल है, तो कोलैटरलाइज्ड लोन जो होते हैं, जो जैसे कोई सिक्योरिटी रखने के बाद जो आपको लोन मिलते हैं, वो हमेशा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होते हैं। तो प्रेफरेंस बिजनेस, या आप जैसे किसान हैं तो किसान क्रेडिट कार्ड एक बहुत अच्छी चीज़ है, जिसमें आप लोन ले सकते हैं, जिसके थ्रू, और उसमें एक अप टू अ सर्टन लिमिट आपको शायद कोई कोलैटरल रखने की भी जरूरत नहीं, कोई सिक्योरिटी रखने की भी जरूरत नहीं होती है। तो उस तरह के लोन भी आप ले सकते हैं, ताकि इंटरेस्ट रेट कम रहे। अननेसेसरी आप जमीन गिरवी ना रखने की वजह से इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे करें, वो सेंसिबल नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भले ही आपकी कोई चीज़ अगर वहाँ पे कोलेटराइज हो, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कम है, स्पेशली बिजनेस करने वाले, जो आपने कहा कि बिजनेस अगर किसी को स्टार्ट करना है, तो उसमें भी उसको ये देखना चाहिए कि अगर मैं कोलेटराइज करके मेरा इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, तो ही शुड गो फॉर दैट काइंड ऑफ लोन। अदरवाइज एक बहुत सारी स्कीम्स, अभी मुद्रा योजना है जिसमें 50,000 से लेकर के 10 लाख तक के लोन्स अवेलेबल हैं लघु उद्योग के लिए, या सोल प्रोप्राइटर्स कह लें या इंडिविजुअल्स कह लें, सबको उसमें उसकी एलिजिबिलिटी है। एक बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, जिसका नाम है, एक वेबसाइट है, पीएसबी लोन इन 59 मिनट्स। ये वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं, जो बिजनेस पीपल हैं, तो उसमें अलग अलग कैटेगरी के आपको लोन्स अप्रूवल
विदिन विदिन लेट्स से 59 मिनट्स आपको वो लोन अप्रूवल मिल जाते हैं, इन प्रिंसिपल अप्रूवल। फिर उसके बाद आप उस जिस जिस भी बैंक से चाहें, वो जो जो उसमें एम्पैनल्ड है उन बैंक से आप लोन ले सकते हैं। तो उसमें आपको एमएसएमई लोन्स मिल जाएंगे, मुद्रा लोन्स मिल जाएंगे, वर्किंग कैपिटल लोन्स, टर्म लोन्स, इस तरह के सारे लोन्स आपको मिल सकते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो अगर ये गवर्नमेंट की सुविधाओं का लाभ आपको लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और एक और चीज़ भी बिजनेस में से गवर्नमेंट की कई स्कीम्स, जैसे कोविड के टाइम पे कुछ जो मुझे जो याद है उसमें से एक है कि एक क्रेडिट गारंटी लाइन उन्होंने स्टार्ट किया था स्कीम। उसमें बेसिकली कुछ सेक्टर्स को उन्होंने ये हेल्प दिया था कि आपका जो 2020 फरवरी के जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसका 40%, 20 to 40% आप और बोरो कर सकते हैं, जिसे आपको 1 साल तक मोरेटोरियम पीरियड मिलेगा। तो इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स है जो आप, जिनके थ्रू भी आप जाएंगे तो आपको पहले आपको इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, उसके बाद में ही आपको स्टेप बाय स्टेप आगे की सोचना चाहिए। थैंक यू गौरव जी। आई थिंक इसके अलावा आपने काफी पॉइंट्स कवर कर दिए, और मैं अपने श्रोताओं को, दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, जैसे कि आपको पता है कि इसरा इंडिया की वेबसाइट्स पे ये अपडेट होते जाती हैं, तो आप किसी भी व्यक्ति को अगर इसकी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से कुछ जानकारी लेकर दे सकते हैं, या उनको वेबसाइट या मोबाइल ऐप के थ्रू दे सकते हैं। तो आपको सारी गवर्नमेंट स्कीम्स, लोन्स, जितनी भी सुविधाएं हैं जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अनाउंस कर रही है या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, वहां पर आपको मिल जाएगी। इंश्योरेंस के क्लेम में अगर आपका कोई रिड्रेस, अगर कोई ग्रीवियंस है, आपको लगता है क्लेम सेटलमेंट गलत हुआ है या क्लेम नहीं मिला है, तो उसमें आपके पास में एक ऑप्शन होता है क्लेम के बाद भी। वो ऑप्शन होता है, पहली स्टेप ये होती है कि आप जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका ग्रीवियंसेस रिड्रेसल सेल होता है, वहाँ पे आपको वेबसाइट पे उसका डिटेल मिल जाता है, आप वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। उनको 3 दिन के अंदर आपको रिप्लाई करना मैंडेटरी होता है। अगर उन्होंने नहीं किया तो आप उसको इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में ले जा सकते हैं उस केस को, या आप आईआरडीए के पास भी ले जा सकते हैं। तो ये अगर वो लेजिटिमेट क्लेम है और आपको इंश्योरेंस कंपनी की गलती है तो उसमें आपको हेल्प मिल जाती है। तो ये एक स्टेप है, इन अ लार्जर इंटरेस्ट ऑफ लार्जर ऑडियंस मैंने ये बता दिया। जी, मनोज साहू जी का ही दूसरा क्वेश्चन है कि पॉलिसी, बाजार से पॉलिसी लेना चाहिए क्या, और उनका एक और क्वेश्चन है कि क्लेम के बारे में बताए। तो मनोज साहू जी, क्लेम के बारे में गौरव जी ने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं पॉइंट्स, तो आप प्रोबेबली जब हमारा रिकॉर्डिंग हो जाएगा और इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा तो आप उसको देख के फिर से कर सकते हैं। उसके बाद में भी कोई क्वेरी होगा तो आप हमारे हेल्पलाइन पे आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहित रहेजा जी का, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। तो मकान पति और पत्नी दोनों के नाम पे हो एवं पत्नी ने अपनी सैलरी अकाउंट से होम लोन ले रखा हो और होम प्रोटेक्शन प्लान भी ले रखा हो, जी। पति पत्नी का मर्डर कर दे तो इस कंडीशन में क्या प्रोसीजर है? ये तो थोड़ा लीगल, थोड़ा हाँ, क्वेश्चन लीगल लग रहा दाव है। पेच वाला है। अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अगर वो जॉइंट लोन है तो प्रॉपर्टी का भी जो हिस्सेदारी है वो जॉइंट होती है। बट अगर ये बेसिकली अब इसमें आप, मैं ये समझना चाहूँगा कि इसमें आप सॉल्यूशन क्या चाहते हैं, मतलब बेसिकली आप क्या जानना चाह रहे हैं, क्योंकि क्या ये क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा ये जानना चाह रहे हैं, या क्योंकि अगर इंश्योरेंस लिया है तो वो तो मिलेगा, और वो नॉमिनी को मिलेगा या लीगल हेयर को मिलेगा इन केस अगर कोई ऐसे लीगल चीज़ें हैं। और अगर ये साबित भी होता है कि इस तरह से कुछ फाउल प्ले है तो शायद वो क्लेम रिजेक्ट भी हो जाए। अगर हमें फाइनेंशियली बेहतर मैनेजमेंट करना है तो कुछ एक बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो अपने को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक पॉइंट मैंने कवर कर लिया था, जैसे कि आपका 6 महीने का खर्चा आपके पास अकाउंट में हमेशा होना चाहिए। दूसरी चीज ये होना चाहिए कि आपकी एसेट्स कभी भी आपकी लाइबिलिटी से कम नहीं होना चाहिए, राइट। आपकी प्रॉपर्टी और ये सब कुछ मिला करके आपके लोन्स उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको बहुत जल्दी उस चीज को टैकल करने की जरूरत है। आमतौर पर अगर आपकी एसेट जो है वो लाइबिलिटी से कम 2 गुना है तो ये अच्छी सिचुएशन है और आप इसको आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। अपना सेविंग्स रेट आपको हमेशा 20 से 40% तक मेंटेन करके चलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी महीने की इनकम 1 लाख रुपया है तो आपको उसमें से 20 हजार से कम सेव नहीं करना चाहिए। आपकी सेविंग 20 हजार से कम हो रही है तो कहीं ना कहीं आपको अपने खर्चे रिविजिट करके और आपको ये देखना चाहिए कि मैं किस वजह से वो नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपका सेविंग्स रेट जिसको कहते हैं वो 20% to 40% आपका हमेशा होना चाहिए। और आप जो लोन्स लेते हैं या लाइबिलिटीज लेते हैं, क्योंकि कई कई हमारे यहाँ पे जो यंग यंग स्टूडेंट्स हैं आगे जा करके वो जॉब करेंगे, लोन्स लेंगे, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए
कि अगर अगर हम लोग लोन लेते हैं तो उसका ईएमआई कितना होना चाहिए जो हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। तो उसका बेसिकली ये है कि आपकी ईएमआई कभी भी कोशिश करें कि 50% ऑफ योर इनकम उससे ज़्यादा ना हो। अगर आपकी सैलरी 50,000 है और आपने 30,000 का ईएमआई ले लिया या 40,000 का ईएमआई ले लिया, तो 10,000 में आपका गुजारा नहीं होगा। और मतलब वो बहुत हर हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, बट एक बेसिक कोशिश ये होना चाहिए कि हम इस तरह की चीज़ें ज़्यादा उसमें ना करें। अपने फाइनेंशियल गोल्स को हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि भाई मुझे 5 साल बाद में किस चीज़ के लिए पैसा लगने वाला है, 10 साल के बाद किस चीज़ के लिए पैसा लगने वाला है। और अगर आज मैं 25 साल की उम्र का हूँ तो मैं 60 साल में अगर रिटायरमेंट हो जाएगा तो उसके बाद में मैं कितना साल बिना पैसे के या बिना इनकम के रहूंगा, तो मुझे कितना पैसा जमा करना है, राइट। तो इसकी तैयारी आपको बाद में नहीं करनी है, इसकी तैयारी आपको शुरुआत से करनी है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें, अपने फाइनेंशियल गोल्स को आइडेंटिफाई करके आपके फाइनेंशियल गोल्स की तरफ काम करना शुरू करें। और आपका मंथली बजट कोशिश करें हर साल हर महीना बनाएं, जिसमें कि आपका एक्सपेंसेस और इनकम का ट्रैक रखें हर बार, ताकि आपको ये पता चले कि कहीं अननेसेसरी खर्चे तो नहीं हो रहे हैं, या आपकी आपकी इनकम अगर बढ़ रही है तो आपको पता चलेगा कि आपकी इनकम बढ़ रही है, और इस तरह से आप ट्रैक रख सकते हैं चीज़ों का। ये कुछ जी बेसिक पॉइंट्स है जो मैं शेयर करना चाहता था, जो ओवरऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जी। तो इसलिए मैंने थोड़ा समय ले लिया इसके ऊपर बात करने के लिए। Thank you so much, everyone. Thank you, Gaurav ji. Thank you, Abhishek ji, and थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक everyone यू। for this evening. Have a good evening. थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।